अच्छा जी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि अब हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए शुड बी इवन एंड नंबर ऑफ बी शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि ए जो है वो इवन होना चाहिए और बी जो है वो क्या होना चाहिए, बी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी हमारे पास होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं इसके कुछ स्ट्रिंग लिखूं तो ये होंगे, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि ए जो है वो इवन है और बी डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब है दोनों में एप्सिलॉन आ सकता है। तो अगर ये बात करें या ये बात करें तो ये एक्सेप्टेबल है कि बी 3 होने चाहिए डिविजिबल बाय और ए जो है डिविजिबल बाय 2, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल है, 4 है क्यों, क्योंकि इसमें बी जो है वो एप्सिलॉन है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल है कि बी 3 है और ए 4 है। तो ए पे जो है 2 का काउंटर चल रहा है और बी पे किसका काउंटर चल रहा है, 3 का। अगर मैं ये कहूं तो ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें ए 6 और बी 4, ए 4 और बी 6। पहले तो पता लैंग्वेज समझ में आ रही है, जब तक मुझे और आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, चीजें क्लियर ही नहीं होंगी, तो हमें आगे नहीं बढ़ना। फिर अगर हमने यही चीज नहीं समझी तो हम आगे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, सही है ना। तो लैंग्वेज पहले हमें क्लियर करनी है। तो अब मुझे बता दें इसमें कितनी स्टेट्स बनेंगी। 6 बनेंगी, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गई है तो आप इसकी 6 स्टेट जो डिजाइन कर लेते हैं। अब वो 6 स्टेट कैसी होंगी ये देखें। अब यहाँ इवन ऑड नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दोनों में ना अलग अलग पॉलिसी चल रही है। इवन ऑड की पॉलिसी नहीं है, उसमें इवन ऑड की है तो इसमें 0 1 2 की है। तो मैं इसको ना 0 1 2 लिख देता हूँ। देखें ए जो है ए वो कितनी तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। ए जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, ए जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। और बी जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के। तो अगर मैं इसके ग्रुप बनाऊं तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है ना। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। तो पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए को और दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा होगा बी को। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट बनेगी वो हमेशा की तरह बनेगी 0 0। अब मैं इवन इवन नहीं लिख सकता, क्योंकि बी जो है वो इवन पे काम नहीं कर रहा, बी काम कर रहा है डिविजिबल बाय 3 पे। तो मैं 0 0 लिख रहा हूं। इसमें 0 का मतलब ये है कि पहला 0 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 0 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर, इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर। अब मुझे बताएं अगर मैं 0 0 स्टेट पे खड़ा हूं, ये ओ नहीं है, 0 0 है। अगर मैं 0 0 स्टेट पे खड़ा हूं, जी आमिर क्या हुआ पूछे, क्या 1 1 क्या। अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं ना क्वेश्चन। 6 की 6 बनेंगी यहां पर। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, बस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर रुक जाइए। अब मुझे बताएं अगर मैं मॉड 2 रिमाइंडर 0 और मॉड 3 रिमाइंडर 0 पे खड़ा हूं, तो बताएं कि ए आता है ए, तो क्या बी पे फर्क पड़ेगा। अगर ए आता है तो बी पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो देखें ए आया तो बी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी वाला सब्सिट्यूट कौन सा, बाद वाला। ए जो हो जाता है 0 से क्या हो जाएगा 1, ए जो है वो 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई कि 1 0 क्यों हुआ। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। अब वहां इवन इवन था तो दोनों इवन इवन थे। अब यहाँ पर एक इवन के टेबल में चल रहा है और एक चल रहा है डिविजिबल बाय 3। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इवन इवन नहीं हो सकता। हमने इसको नाम दे दिए 0 1 0 1 2 की फॉर्म में। क्लियर, इज इट क्लियर। अब मुझे बताया अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूं, बी आता है तो मैं किस स्टेट पे जाऊंगा।
यहां सोच के बताइएगा, अगर बी आता है तो मैं किस स्टेट पे जाऊंगा, सोच के बताइएगा, सोच के। 0 1 पे, क्यों? क्योंकि ए पे फर्क नहीं पड़ रहा, बी पे फर्क पड़ रहा है। पहले ये दो ट्रांजिशन समझ लीजिए, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं हम। ये वही लॉजिक है बिल्कुल, इट्स जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स फॉर्म की, मैट्रिक्स की फॉर्म में समझे आप। मैट्रिक्स में यही होता था ना कि 0 0, मतलब मैट्रिक्स तो अगर 1 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम 0 0 से कर रहे हैं, तो रो में चेंजेस हो रहे हैं, देखें यहाँ कॉलम में चेंजेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं? अब बताओ, अगर मैं यहां खड़ा हूं, ए आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं यहां खड़ा हूं और ए आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? वापस जाना चाहिए। अब एक इस चीज को समझ लें, अगर कोई एक स्टूडेंट भी 2 0 कह रहा है, तो पहले ये समझ लीजिए 0 1 0 1 2, जब मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, जब मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो बनेंगे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। इसमें कोई भी 2 0 नाम की स्टेट नहीं है। पहली बात, 2 0 नाम की स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है मॉड 2 पे काम कर रहा है। अगर ए मॉड 3 पे काम कर रहा होता तो इसमें 2 0 नाम की स्टेट होती। ए का तो मॉड आ ही नहीं सकता ना 2, तो 2 0 नाम की स्टेट ही नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई मुझे? ए का मॉड तो 2 हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो फिर तो मुझे कहते थे 2 0 पे चले जाए। पहली बात। दूसरी बात, अब हमें फोकस किस चीज पे करना है? ए का जो राउंड है वो हमेशा, ठीक है, मॉड ही होता है, मॉड। ये बात हम सबको पता है कि जब भी हम साइक्लिक नेचर के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा साइकिल वहां से कंप्लीट होता है जहां से हमारा मॉड खत्म हो रहा होता है। तो हमारा मॉड जो है 1 तक जा सकता है ए का। तो जैसे ही 1 तक आ गया, अब अगर ए आता है तो हम दोबारा से वापस चले जाएंगे। अब अगर ए आता है तो हम दोबारा 1 से कहां चले जाएंगे? वापस 0 पे, क्योंकि हमारा मॉड का साइकिल मैक्सिमम 1 तक जा सकता है फॉर ए ओनली। हम बी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। तो हमारा साइकिल यहां से वापस चले आया कहां पर? यहां पर। क्यों? क्योंकि ए में मॉड दो ही तरह के आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, या तो 0 या तो 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए, अगर यहां खड़े में और बी आता है, इस जगह पे खड़े में बी आता है, तो क्या ए पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। क्या ए पे फर्क पड़ेगा? ए पे फर्क पड़ेगा, ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बी पे फर्क पड़ेगा। अगर यहां बी आता है तो क्या ए पे फर्क पड़ेगा? सर ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, बी पे पड़ेगा। और बी, 0 के बाद बी क्या होता है इस क्वेश्चन में? 0 के बाद होता है 1। मैं यहां लिख दूंगा 1 1 और यहां लिख दूंगा बी। क्लियर? अब देखिए, मैंने ये वाली स्टेट कंप्लीट कर दी और ये वाली स्टेट कंप्लीट कर दी। अब मेरे पास ये 2 स्टेट और आ गए, इनको कंप्लीट करना है। तो आप इसको कंप्लीट करिए, इसको करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कर लेते हैं। अब बताएं आप कौन सी स्टेट है? 0 1। 0 1 का मतलब है ए जो है वो डिविजिबल बाय 2 है इस वक्त, और बी जो है वो डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर 1 है। मुझे बताएं 0 1 पे अगर ए आता है तो क्या होना चाहिए? सोच के बताइएगा। 0 1 पे अगर ए आता है तो क्या होना चाहिए? 0 1 पे अगर ए आता है तो क्या होना चाहिए? 1 1, क्योंकि ए पे फर्क पड़ रहा है, बी पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से अगर 0 1 पे बी आता है तो क्या होना चाहिए? सोच के बताइएगा, सोच के बताएं, सोच के बताएं। बिल्कुल 0 2 होना चाहिए। वकास 0 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का काउंटर इस क्वेश्चन में 1 के बाद वापस नहीं आ रहा। किसके बाद वापस आ रहा है? किसके बाद वापस आ रहा है? किसके बाद वापस आ रहा है? 2 के बाद। तो इसीलिए इसको 0 2 पे जाना पड़ेगा। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 6 स्टेट बनेंगी, तो जब तक 6 नहीं बनेंगी, हाँ बी चेंज होगा, ये नहीं, जब तक 6 नहीं बनेंगी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। आप कर दें, आप गलत काम कर रहे हैं। अगर ये भी, अब इस पे आ जाए। 1 1 1 1 पे ए आएगा तो क्या होना चाहिए और बी आएगा तो क्या होना चाहिए? अब तो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, अब तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
वन वन पे ए आएगा तो क्या होगा, टू बी आएगा तो क्या होगा, वन वन पे अगर ए आएगा तो ये जीरो वन पे चला जाएगा, और वन वन पे अगर बी आएगा तो ये चला जाएगा वन टू पर। अब तो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है। सही, इसी तरीके से यहां पर जीरो टू पे अगर ए आता है तो ये चला जाएगा वन टू पर, और अगर जीरो टू पे बी आता है तो ये चला जाएगा वापस जीरो जीरो पर। अगर जीरो टू पे बी आता है तो वापस क्या चला जाएगा, जीरो जीरो पर, क्योंकि उसका रिमाइंडर टू के बाद वापस जीरो हो जाता है। सेम गोज फॉर दिस, अगर वन टू पे ए आता है तो ये चला जाएगा जीरो टू पर, और वन टू पे अगर बी आता है तो ये चला जाएगा वन जीरो पर। हर चीज में फोकस किस चीज पे करना है कि जो चीज चेंज हो रही है सिर्फ उसी को करो, दूसरे को चेंज ना करो। इस क्वेश्चन को देख लीजिए तो मुझे पता है फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो फाइनल स्टेट हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर होगी जीरो जीरो, क्योंकि हमें दोनों रिमाइंडर जीरो जीरो चाहिए। सही है भाई। अब मैं एक दो चीजें और पूछता हूं। अगर इस क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो जाए, सॉरी ये तो रहने दें, इस क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो जाए, यहां पर आ जाए और का साइन, तो क्वेश्चन की सेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर यहां पर आ जाए और का साइन, क्या फर्क पड़ेगा बताएं सामने। क्या क्वेश्चन दोबारा से बनाना पड़ेगा पूरा। तो फिर सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज हो जाएंगी, ऐसा ही है ना। फाइनल स्टेट फर्क पड़ेगा बस। नहीं तो कुछ लोग ये तो नहीं सोचते ना कि ये क्वेश्चन दोबारा से बनाना पड़ेगा, उनको क्लियर कर रहा हूं। ये बात बाकी लोग सुन रहे हैं। हाँ, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो अब आप बताएंगे कोई भी एक कंडीशन कैसे फुलफिल होगी। अरे यार, जी कैसे फुलफिल होगी कंडीशन इसकी, कैसे फुलफिल होगी कि जहां पर भी आप बताएं कैसे फर्क पड़ेगा। फॉर्म सोच के बताएं पहले। आप लोगों के लिए 2 मिनट है आपके पास, आप लोग सोच के बताइए। जी सर। देखें, जब इंसान कहता है ना 2 मिनट आपके पास, तो वो बिलीव ये करता है कि 2 मिनट बाद आंसर मिलेगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये फाइनल हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगी, ऐसा ही है। जी सर।
शायद नहीं, ऐसा ही है। आपसे बोला है या तो ये डिविजिबल बाय 2 हो या ये डिविजिबल बाय 3 हो, तो ये चारों फाइनल जाएंगे। क्वेश्चन की डिजाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये बोल दिया जाए आपको, तो बताएं आप क्या फर्क पड़ेगा, सोच के बताइएगा। जब आपसे कोई काम कर रहा है ना, तो आपने बताना है। शाबाश, मुझे बताए फाइनल कौन कौन सी हो जाएंगी, ये सोच के बताइए। जी कौन कौन सी फाइनल हो जाएंगी? ये बता रहे हैं 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2। हुज़ैफा तारिक ने शायद सही बताया है, और ने बल्कि गलत बताया। कशफ लोधी ने सही बताया। ये कह रहे हैं कि मॉड 2 ए का जहां जहां बी के मॉड 3 से बड़ा या बराबर है। तो ये देखें, ये ए है और ये बी है, तो ये बड़ा, ये बराबर है, ये बड़ा है और ये बराबर है, तो ये 3 फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, जहां बड़ा या बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर ये फर्स्ट इस तरह क्वेश्चन दे दिया है, तो आपने ना पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन तो वही है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि सर ये है, आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आप जबरदस्ती कोई चेंजेस करेंगे तो वो आप चीजों को गलत कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। ये इन्हीं तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, जो जो चीज आप लोग कर रहे हैं ना, वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव वे है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे कि मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। ये कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है, इसको आप यूनियन भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसको आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। इसको आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व कर ले, मतलब इस वाले पार्ट को आप अलग सॉल्व कर ले और इस वाले पार्ट को आप अलग सॉल्व कर ले। सही है? तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को अलग सॉल्व करें, तो ये है ए, हमें ए का क्या बनाना है, इवन के लिए। तो ये चीज हमने बना ली, और आई बिलीव के सबकी ये बात समझ में आ गई होगी फॉर ए। ऐसे ही है कि अगर इंडिविजुअल ट्रीट करें ऊपर वाले क्वेश्चन को, तो ये वाली बात सही है। अगर इंडिविजुअल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये बात सही है। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल सॉल्व करता नीचे वाले को, तो ये बात सही होती। ऐसा ही है। नहीं नहीं, होगी तो सी फाइनल स्टेटस में भी, लेकिन ये बी का इवन काउंट कर रहा है और ए का इवन काउंट कर रहा है। दोनों काउंट तो इवन ही कर रहे हैं ना। तो ये बताइए, ये चीज समझ में आ रही है ना दोनों के सबके? अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वही है जो आपने कभी किसी जमाने में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर वगैरह में,
क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है आप इसकी स्टेट्स को ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी सी कॉमा डी और आप इनकी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बना लें। तो देखें ए और सी, ए और डी, बी और सी, एंड बी और डी। कोई मसला तो नहीं है इसमें। ऑर्डर पेयर बना लें, जरूरी नहीं ऑर्डर में बनाए लेकिन पेयर जरूर बना लें, ठीक है। ऑर्डर पेयर बना लिया आपने। अब आप ये 4 स्टेट होंगी आपके फाइनल क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन वही कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो ये 4 स्टेट होंगी आपकी इसके अंदर, आपके न्यू ऑटोमेटा के अंदर। अच्छा, चूंकि स्ट्रक्चर मुझे पहले से पता है बेटा, तो मैंने इनको ऊपर नीचे बनाया है। जरूरी नहीं है आप इसको ऊपर नीचे बनाते हैं, लेकिन हमें पता है हम क्वेश्चन ये पहले सॉल्व कर चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा अगर हम इसको ऊपर नीचे बनाएंगे। अब इन 4 में से इनिशियल स्टेट कौन सी होगी? वो होगी जहां ओरिजिनल क्वेश्चन की दोनों इनिशियल स्टेट एक साथ होंगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जहां दोनों की इनिशियल स्टेट एक साथ होंगी इस कॉम्बिनेशन में, वो इनिशियल स्टेट होगी। क्योंकि ऑटोमेटा की बेसिक कंडीशन यही है कि इनिशियल स्टेट कितनी होती है? एक ही होती है। तो यहां पर ए और सी इनिशियल स्टेट हो गई। अच्छा, अभी मैं फाइनल स्टेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूं। सही है सर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन करके देनी है। तो सबसे पहले ए सी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन शुरू तो ए सी से ही हो रहा है। ए और सी को ऐसे करके लिख लो अपने पास समझने के लिए, ऊपर नीचे, और उस पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन करनी है। ऐसे ही ना, हमें ऑटोमेटिक कंप्लीट करना है। हमें ऑटोमेटिक क्या करना है? कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए बारी बारी सबकी ट्रांजिशन करनी है। तो बताएं, ए और सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन करनी है। तो अब आप इंडिविजुअल देखें दोनों को पीछे जाके, आप दोनों को पीछे जाके इंडिविजुअल देखिए और बताइए ए पे स्मॉल ए का जा रहा था और सी पे स्मॉल ए का जा रहा है। ए पे स्मॉल ए कहां जा रहा था पुराने वाले में, और सी पे स्मॉल ए कहां जा रहा था? ए पर स्मॉल ए कहां जा रहा है और सी पर स्मॉल ए कहां जा रहा है? ये मुझे बता दें, एक साथ बताएं, एक साथ लिख के। ए पर स्मॉल ए जा रहा है बी पर, और सी पर स्मॉल ए जा रहा है सी पर। तो बी और सी ये देखें, ए पर स्मॉल ए जा रहा है बी पर एंड सी पर स्मॉल ए जा रहा है सी पर। तो ये हो गया ए सी ऑन स्मॉल ए इज गोइंग टू बी सी। क्लियर? नहीं, इट्स नॉट अबाउट ऑड इवन। अब हमें पता ही नहीं ना ऑड इवन, हम तो इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं सर। क्लियर हो गई ये बात? तो अगेन फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर बी और सी को इसके बराबर में लिख देता हूँ ताकि हमारा वही स्ट्रक्चर बन जाएगा हमने पहले बनाया था। इसका मतलब ए और सी ऑन स्मॉल ए इज गोइंग टू बी एंड सी। इज इट क्लियर? आप पुराने वाले क्वेश्चन को छोड़ देने पहले क्या किया आपने, ये समझ लिया कि मैंने ट्रांजिशन कैसे की है? दोबारा मैं बी के लिए बता दूंगा, दोबारा मैं बी के लिए बता दूंगा। अब ए और सी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन करनी है। तो बताएं ए पे स्मॉल बी कहां जा रहा है? उधर देखें, उधर ए पे स्मॉल बी कहां जा रहा है? कैपिटल ए पर। और सी पे स्मॉल बी कहां जा रहा है? नीचे देख के बताएं, डी पर। तो ये क्या हो गया? ए सी ऑन स्मॉल बी इज गोइंग टू ए डी। तो मैं इसमें लिख सकता हूं ना, ये क्या मसला है इसमें? ये मैंने बना दिया, इसमें क्या मसला है? बताएं, कोई मसला है इसमें?
अब यही काम आप किसके लिए कर रहे हैं, बी और सी के लिए, यही काम आप ए डी के लिए भी कर रहे हैं। मिटाया आपने, अब जरूरी तो नहीं है हमेशा ऐसे लिखें, लेकिन आप लिख के अगर कर लें तो अच्छा है आपके लिए। देखें बी और सी, बी स्मॉल ए पे कहा जा रहा है, आपका क्वेश्चन है ना, आपको पता होना चाहिए, फौरन फौरन जवाब आना चाहिए कि सर बी स्मॉल ए पे जा रहा है, एंड सर सी स्मॉल ए पे सी पे जा रहा है, ये सर ए सी हो गया, तो बी और सी स्मॉल ए पे वापस ए सी पे जा रहा था। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भी सोचना नहीं है आपने, क्योंकि ये चीज बनी हुई ऑलरेडी। अब बताएं बी और सी स्मॉल बी पे कहां जा रहा है, शाबाश। बी और सी स्मॉल, बी और सी स्मॉल बी पे कहां जा रहा है, बी डी पर, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसी तरीके से ए डी और बी डी को भी कंप्लीट करना है। ए डी स्मॉल ए पे कहां जा रहा है, तो आपने लिखा ए डी स्मॉल ए, तो ए और डी स्मॉल ए पे कहां जा रहा है, आपने बोला सर ए स्मॉल ए पे जा रहा है बी पर, और डी स्मॉल ए पे जा रहा है, डी स्मॉल ए पे जा रहा है डी पर, तो ये सर बी डी हो गया। तो ए डी और स्मॉल ए इज गोइंग टू बी डी, एंड ए डी और स्मॉल बी इज गोइंग टू व्हाट, ए डी और स्मॉल बी इज गोइंग टू ए सी। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां से भी ट्रांजिशन ये ए पे चला जाएगा और ये बी पे ये इधर चला जाएगा। तो ये काम कर चुके हैं ना, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था, तो इसको दे दिए एक दफा, कोई भी एक ट्रांजिशन पिक करें और उस पर देखें जो ट्रांजिशन मैंने की है क्या वो आपकी समझ में आई या तो कंफ्यूजन है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आ गया समझ? किसी को कोई भी सवाल है उसमें तो पूछ सकता है, हम उसको फर्दर आगे गाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कहलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अब क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने के तरीके हैं, मतलब यही वाले। मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बता दिया और एक मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट से भी बता दिया। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1 है, तो आप अपने पास डाल लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप उतार लें। इसका मतलब ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपको इन्हीं क्वेश्चन को एक दफा विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट करना है और एक दफा आपने क्रॉस प्रोडक्ट से करना है। तो आपके ये इस क्वेश्चन को आपने 2 दफा सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपने 2 दफा सॉल्व करना है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको।
कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। इसकी डेडलाइन, अच्छा ये सबमिट का होगा, ये गूगल क्लासरूम का होगा। गूगल क्लासरूम का कोड भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो भी होगी हर क्वेश्चन को 2 मेथड से करना है। गूगल क्लासरूम का कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ। गूगल क्लासरूम का जो कोड है वो है, चैट में बता रहा हूँ। बिल्कुल फाइनल स्टेट आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, कोई इस पर रिप्लाई ना करे। पहले सब लोग इसको कॉपी कर लें अपने पास। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्लास में 35 लोग प्रेजेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि 5 मिनट बाद जैसे ही मीटिंग एंड होगी तो ये 35 के 35 लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे। मुझसे दोबारा से कोड कोई नहीं पूछेगा। कोई सवाल? जी 15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मेरे कभी होगा, रुक तो जाए, हो जाएगा ब्रेक, कोई मसला थोड़ी है। जी जी मुजम्मिल, हर क्वेश्चन को विद एंड विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट करना है और तमाम स्टेप शो करने हैं। और ये बात मेक श्योर कर लीजिए कि आप ये हाथ से काम करेंगे और उसकी स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट संडे तक का टाइम है, 12 बजे तक का। नेक्स्ट संडे 12 बजे तक का टाइम है आपके पास। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लॉजिक के सवाल है, तो मैं उसकी लॉजिक थोड़ी सी बता रहा हूँ, फिर हम ब्रेक लेते हैं। तब तक ये मीटिंग हमारी चल ही रही है, 5 मिनट है। देखें, अगर आपसे कहा जाए कि डीएफए बनाना है ओवर 01, which when interpreted as binary is divisible by 2। तो इसका मतलब है हमारे पास इनपुट क्या आएगा, 01। अब हमारे पास इनपुट क्या हो गया, 01। हमारे पास इनपुट क्या हो गया है, 01 हो गया। और 01 जब आएगा तो ये कह रहा है कि 01 आए और आप उसको अगर डेसिमल कंसीडर करो तो वो डिविजिबल बाय 2 हो। मतलब क्या है कि सर ये अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो सर ये एक्सेप्ट हो, ये एक्सेप्ट हो, ये रिजेक्ट हो, ये रिजेक्ट हो, ये एक्सेप्ट हो, ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट एंड सो ऑन। लॉजिक समझ में आ गई कि नंबर आप इनपुट ले रहे हो 01 की फॉर्म में, आपका ऑटोमेटा है उसको खुद से समझे और आपको ये बता दे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। मतलब अगर इवन है तो एक्सेप्ट हो जाए, अगर ऑड है तो एक्सेप्ट ना हो। पॉइंट समझ में आ गया? जी सर, पॉइंट समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा बता दें बेटा, आपका इनपुट जो है वो 01 की फॉर्म में है, आपका इनपुट 01 की फॉर्म में है और अब आपके ऑटोमेटिक में 0 इनपुट आएगा। लेकिन जब भी 0 इनपुट आए, जब इनपुट खत्म हो, जब इनपुट खत्म हो लेफ्ट से राइट इनपुट आएगा, लेफ्ट से राइट। जब इनपुट खत्म हो, इनिशियल को छोड़ दें अभी, अच्छा अभी इनिशियल को छोड़ दें।
इनपुट जब भी लेफ्ट से राइट खत्म हो, अगर खत्म होने के बाद पूरा इनपुट इवन है, डेसिमल में इवन है तो एक्सेप्ट हो जाए, अगर डेसिमल में ऑड है तो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। सही है, तो ये सवाल है। तो आप ये सोचिए ब्रेक में कि इस तरह के सवाल की लॉजिक क्या होगी। वी आर कंसिडरिंग कि वी आर रीडिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एमएसबी से एलएसबी की तरफ पढ़ रहे हैं। हमें इनपुट जो मिल रहा है वो एमएसबी से एलएसबी की तरफ मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट। क्या हमें जब इनपुट मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, फर्स्ट करिए ये इनपुट है तो ऐसे रीड करेंगे उसे। ठीक है जी सर, ऐसा ही है। पता कैसे चलेगा ये एलएसबी है, सवाल ये है। ठीक है, तो ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग इंशाल्लाह नमाज के बाद ज्वाइन करते हैं 2:20 पे। 2:20 पे ज्वाइन कर रहे हैं, 2:20, 2:20 में।